हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड वाली। 4th चैप्टर कराऊंगी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपके इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में वो सब है। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट खोलकर पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, some of us have a wide choice of goods and services before us। आज का जो कंज्यूमर है उसके आगे एक वाइड रेंज है सर्विसेज की और गुड्स की। मतलब गुड्स में भी बहुत सारी वैरायटी है उसके पास। एक चीज़ अलग अलग तरह की है उसके पास, जो भी चीज़ उसको अच्छी लगे वो खरीद सकता है। दूसरा, सर्विसेज भी, उसकी भी एक वाइड रेंज उसके सामने है। वो अपने पॉकेट के हिसाब से उस सर्विस को अवेल कर सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, बिस्किट। किसी को बिस्किट लेना है तो हर रेंज का है, हर रेंज का बिस्किट, कम रेंज से लेके ज़्यादा रेंज तक का उसको मिल जाएगा। इसलिए आजकल जो मार्केट में है हर एक गुड्स की वैरायटी ऑफ रेंजेस है और सर्विसेज की भी ऐसे ही हैं। इसलिए हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस अब आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन made by the leading manufacturing of the world are within our reach। अब क्या कह रहे हैं कि लेटेस्ट मॉडल किसके, डिजिटल कैमरा के, मोबाइल फोन के, टेलीविजन के अब हमारे पास हैं। और बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग या लीडिंग कंपनी जो है, जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड्स। कह रहे हर सीजन में गाड़ियों के अलग अलग मॉडल इंडियन रोड्स पे दिख जाते हैं। गोन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। अब वो दिन चला गया जब इंडियन रोड्स पर सिर्फ एम्बेसडर गाड़ियां और फिएट की गाड़ियां चलती थी। आजकल हम देखते हैं हमारे यहाँ हर तरह के मॉडल और महंगी से महंगी गाड़ियां इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नए नए मॉडल लॉन्च करती रहती है और इंडियन लोग उसको खरीदते हैं। क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है चीज़ों का। एक कंट्री में जो चीज़ बनती है वो तुरंत बाकी कंट्रीज में भी पहुंच जाती है। टुडे इंडियन आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज इंडियन लोग जो टॉप कंपनीज वर्ल्ड की जो गाड़ियां बनाती हैं वो उनके पास हैं। ठीक है। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। और जो दूसरे ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड ले लीजिए, जूतों के ब्रांड ले लीजिए, हर टाइप की ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगी और हम इंडियन अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी पॉकेट के अनुसार उसको खरीदते हैं। फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस। अब वो क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी ब्रांड मिल जाएंगी। गुड्स से लेकर, शर्ट से लेकर, टेलीविजन से लेकर फ्रूट जूसेस तक हर टाइप की ब्रांड हमारे इंडिया में मिलती है और हम उसको खरीदते हैं एज अ कस्टमर या कंज्यूमर। यू वुडंट हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक। 2 शताब्दी पहले आपको ये वैरायटी देखने को नहीं मिलती थी इंडिया में, जो आज मिल रही है। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। कारण क्या है कि हमारे जो मार्केट है वो आज के टाइम में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये तेजी से जो बदलाव आया है, इसको हम कैसे समझें। What are the factors that are bringing about these changes? वो कौन से फैक्टर्स थे, कारण थे जो ये इतना बड़ा चेंजेस ले आए। एंड हाउ आर those changes affecting the lives of people? और जो चेंजेस है इन्होंने लोगों की जिंदगी को कैसे बदला। We shall dwell on these questions in this chapter। हम इस चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मतलब दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है और कैसे होता है, इस
पैराग्राफ में हम वो समझते हैं। Until the middle of the 20th century के मिडल तक प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। जो प्रोडक्शन था वो कंट्रीज में ही रहता था, ठीक है। व्हाट क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड गुड्स। और चीजें क्या इधर से उधर होती थी? रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, फूड आइटम्स, और जो चीजें तैयार हो जाती थी प्रोडक्ट्स, वो बस यहीं तक सीमित था मार्केट। Colonies such as India exported raw material and foodstuffs and imported finished good. इंडियन जो कॉलोनीज होती थी उस टाइम क्या एक्सपोर्ट करती थी, क्या देती थी? कच्चा माल और खाने की चीजें, और खरीदती क्या थी? जब वो चीजें फिनिश्ड गुड में, तैयार माल में तैयार हो जाती थी तो वो उसे हम लेते थे। जैसे बाहर से जाता था कपास, कॉटन दूसरी कंट्रीज में, और वहां से उसका कपड़ा बन के इंडिया में आता था, ठीक है। हम अपने यहाँ कपड़ा नहीं बनाते थे, हमारा कॉटन बाहर जाता था, कपास बाहर जाता था, वहाँ उसका थ्रेड बनता था, उसकी डाई होती थी, उसके कपड़े की वीविंग होती थी, उसके बाद वो फिनिश्ड रूप में हमारे यहाँ आता था। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टेड डिस्टेंस कंट्रीज। व्यापार जो है वो कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये व्यापार ही तो हुआ कि हमने कच्चा माल भेजा और तैयार माल खरीदा। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमर्ज्ड ऑन द सीन। अब यहाँ पे जो ये ट्रेडिंग का काम है अब कौन कर रही है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कर रहे हैं। MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। अभी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, ये सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं है, ये 2-3 कंट्रीज में इनकी अपनी कंपनी होंगी या ऑफिसेज होंगे, जहाँ की जो अच्छी चीज़ है वहाँ से वो चीज़ लेंगी और फिर उसको अलग अलग कंट्रीज में उसको प्रोसेस के लिए भेजेंगी और तैयार माल को फिर ऑल ओवर वर्ल्ड उसको ट्रेड करेंगी उसका। और वो चाहेंगी कि उनको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, अर्थात वो कम पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources। जैसे मैंने बताया जो MNCs हैं वो अपने ऑफिस और फैक्ट्री कहाँ सेटअप करेंगे? जहाँ उनको चीप लेबर मिले और दूसरे रिसोर्सेज चीप मिले, सस्ते मिले, ताकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। वो ऐसा इसलिए करती हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो वो चीज़ बनाने में जितना उसका पैसा लगे वो कम हो, एंड MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और MNCs ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके थ्रू हम समझते हैं कैसे। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। अब एक बड़ी MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। अब वो क्या करेगी? डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उस प्रोडक्ट का डिजाइन वो बनाएगी कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। और उसके कंपोनेंट्स कहाँ पे बनेंगे? चाइना में। दीज आर देन शिफ्ट टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। फिर उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, वेयर द प्रोडक्ट आर असेंबल्ड, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो असेंबल होंगे। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब वो तैयार हो जाएगा सामान, गुड, तो उसको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। और ये जो सारा प्रोसेस होगा फोन के थ्रू, कहाँ होगा? इंडिया में, कॉल सेंटर्स के थ्रू। समझ में आ गया आपको? मतलब एक चीज का जो प्रोडक्शन है वो एक ही कंट्री तक सीमित नहीं है, वो कई जगह उसको किया गया जहाँ जहाँ उसको चीप लेबर और लो कॉस्ट मिला, अच्छे रिसोर्सेज मिले, और फिर तैयार करके उसको पूरे वर्ल्ड में उसका ट्रेड हुआ, उसको बेचा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा MNCs कैसे काम करती हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न करती हैं। आगे बताया गया है, इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। इसमें MNCs केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट ही नहीं बेच रही हैं पूरे वर्ल्ड में,
बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो भी ग्लोबली प्रोड्यूस हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वे। जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वे में हर जगह होके फिर उस चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ पार्ट कहीं से बन रहा है, कुछ पार्ट कहीं से बन रहा है, असेंबल कहीं पे हो रहा है और असेंबल होके फिर उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा जा रहा है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, फिर उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है। इन द above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturer. Location: Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the market in the US and Europe. अब देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो चाइना में सस्ता होता है, इसलिए उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहाँ भेजा उस चीज को? चाइना में। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये यूएस और यूरोप का मार्केट इनके पास पड़ता है, ठीक है। And India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production. और जो इंडियन इंजीनियर्स हैं वो बहुत स्किल्ड हैं किस काम के लिए? टेक्निकल काम के लिए। तो जो टेक्निकल काम है वो लोग इंडिया से करा रहे हैं, इंडियन इंजीनियर से करा रहे हैं। इट ऑल्सो हैज एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु हैज कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस। और यहाँ वो जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में, ताकि अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सकें कस्टमर्स को। एंड ऑल दिस प्रोबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज। इस प्रकार 50 से 60% जो कॉस्ट सेविंग एमएनसीज कर लेती हैं। एंड द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। ठीक है, इस प्रकार जहां जहां उसको सस्ती चीजें मिल रही हैं वहां पे वो सस्ती चीजें अवेल कर रहा है। जहाँ मार्केट पास है वहां अपनी वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगा रहा है। जहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स मिल रहे हैं वहां से स्किल्ड इंजीनियर ले रहा है और अपने प्रोडक्ट की कम से कम कॉस्ट रख के ज्यादा से ज्यादा एमआरपी पे वो चीजें मार्केट में बेच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एमएनसीज कमा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे पूछिएगा। चलिए आगे बढ़े। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ये अलग अलग कंट्री में जो अपना फैक्ट्रीज लगा रहे हैं ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं उसके बारे में बताया गया है। इन जनरल एमएनसीज सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। अब एमएनसीज अपना प्रोडक्शन कहाँ पे करेगी? फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाएगी? जहाँ उसको एक तो मार्केट के क्लोज हो वो जगह, दूसरा उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आसानी से लो कॉस्ट में मिल जाए, और जहाँ पे जो दूसरे सोर्सेज रिसोर्स चाहिए फैक्ट्री के लिए वो भी मिल सके। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और उस कंट्री का भी ध्यान रखेगी कि वो उन एमएनसीज को अच्छी पॉलिसीज दे सके। अगर वो उस कंट्री में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो उनको सब्सिडी मिल जाए, कुछ उनको फायदा मिल जाए, उन कंट्रीज में वो ज्यादा जाएगी। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है हर कंट्री की उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हर कंट्री की अपनी कंट्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और वो एमएनसीज को कितना फायदा दे सकती हैं ये एमएनसीज देखेगी और उसी हिसाब से उस कंट्री में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। आगे बढ़े। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and office for production. इन चीज़ों की एश्योरेंस मिलने के बाद ही MNCs अपनी फैक्ट्री और प्रोडक्शन ऑफिस उस कंट्री में लगाती है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, MNCs उस कंट्री में जो जमीन खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, मशीन लगाएगी और दूसरे इक्विपमेंट्स लगाएगी उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। कि एमएनसीज ने उस कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इस जो एमएनसीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कोई फॉरेन की कंपनी होती है जो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। हर एक एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है
ये सोच के करती है कि वो इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। चलिए आगे बढ़े। एट टाइम्स MNCs सेट अप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। कई बार क्या होता है, ये MNCs जो वहाँ की लोकल कंपनीज हैं उनके साथ भी टाई अप करके अपने फैक्ट्रीज लगाती है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। अब जब ये उसी कंट्री की किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन शुरू करती है तो इसके टू फोल्ड्स होते हैं। फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एक तो वो उस लोकल कंपनी को मनी प्रोवाइड करेगी। दूसरा, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, ताकि वो जो लोकल कंपनी है नई नई मशीनें खरीद सके ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो, क्योंकि अगर ख़राब मशीनें होंगी तो प्रोडक्शन डिले होगा, और प्रोडक्शन डिले होगा तो जो चीज़ को बनाने में कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा दिन तक काम करेगी, बाकी चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, तो गुड का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और अगर जल्दी जल्दी होगा, जैसे कोई काम 7 दिन में होना है और अच्छी जो मशीन्स लग जाएंगी तो काम 3 दिन में हो जाएगा, तो जो 4 दिन का जो कंपनी को पैसे खर्च करने थे वो बच जाएंगे। तो वो उस लोकल कंपनी को पैसे देगी ताकि वो अच्छी लेटेस्ट डिज़ाइन वाली मशीन्स लगा सके और जल्दी जल्दी काम करे, प्रोडक्शन जल्दी करे। दूसरा पॉइंट है इसमें, सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और MNCs क्या करेगी कि उस लोकल कंपनी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वो भी लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNCs इन्वेस्टमेंट्स इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब ये MNCs का मेन एम क्या होता है कि किसी भी कंट्री की लोकल कंपनीज को खरीद लो और उस पर धन लगा के इन्वेस्टमेंट करके उससे प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है। MNCs विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। अब MNCs यहाँ बहुत सारा धन लगा के उस लोकल कंपनी पे बहुत प्रॉफिट आसानी से अर्न करती हैं। चलिए, टू टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNCs। कारगिल फूड अमेरिका की एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है। हैज बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड। इन्होंने क्या किया कि इंडिया की एक स्मॉल कंपनी थी परक फूड के नाम से, एंड परक फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस परक फूड ने इंडिया के बहुत सारे हिस्सों पर अपना इफेक्ट डाल रखा था। वेल नोन कंपनी थी, उसकी अच्छी गुडविल थी मार्केट में, ठीक है, और इसका अच्छा नेटवर्किंग था। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिप्यूटेड। और ये जो परक फूड है ये ब्रांड वेल रिप्यूटेड था, जाना माना ब्रांड था। ऑल्सो परक फूड हैज 4 ऑयल रिफाइनरीज। और इसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी। हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। जब कारगिल फूड्स ने परक फूड को खरीद लिया तो जो इसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी उसका कंट्रोल किसके पास चला गया? कारगिल के पास। एंड कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब कारगिल सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी बन गई है। और कितना बना रही है वो ऑयल? विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। आज ये जो कारगिल फूड्स की कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, रोज 5 मिलियन पाउचेस एडिबल ऑयल के प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फैक्ट मेनी ऑफ द टॉप MNCs हैव वेल्थ एक्सीडेड द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है उसका जो बजट होता है ईयरली, उतना वेल्थ इन MNCs के पास होता है, इतना धन इनके पास होता है। सोचो, वो इंडिया से या जिस भी कंट्री में अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट लगाती है वो वहाँ से कितना प्रॉफिट अर्न कर लेती है। विथ सच वेल्थ इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज MNCs। अब उनका ये धन देख के आप पता लगा सकते हो कि उनके पास कितना धन है और कितनी पावर आ जाती है, क्योंकि जिसके पास वेल्थ होगा उसके पास पावर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन। अब एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ये MNCs
प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। अब क्या करती हैं ये जो बड़ी एमएनसीज होती हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर देती है चीज़ें बनाने का, जैसे गारमेंट हो गई, फुटवेयर हो गए, स्पोर्ट्स आइटम हो गए, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज। ये इनको देती है वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो प्रोडक्शन है ये वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से ये उनको ऑर्डर देती है और वहां से वो प्रोड्यूस करके उनसे वो चीज़ें खरीदती है। और अब क्या करेगी, वो अपना टैग लगा के उनके ऊपर ब्रांड का, और उसी चीज़ को जो मान लो किसी शूज़ को उसने 500 रुपीज़ में खरीदा, उसका अपना ब्रांड टैग लगाया और उसको 5000 में बेच दिया। तो एमएनसीज कई बार ऐसे भी करती हैं कि वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ से वो चीज़ प्रोड्यूस कराती है और उनसे कम कीमत पे वो चीज़ें खरीदती है, फिर उसका एक ब्रांड टैग लगा के उसी चीज़ को 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचती है और वो सारा प्रॉफिट एमएनसीज को जाता है, ना कि लोकल प्रोड्यूसर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। The products are supplied to the MNCs which then sell them under their own brand names to the customer। जैसे मैंने बताया ये लोकल प्रोड्यूसर से उन्होंने खरीदा सामान और फिर उस पर अपना एक ब्रांड नेम चिपका के कस्टमर को बेच दिया। एंड दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर। और ये जो कंपनीज होती हैं ये डिटरमाइन करती हैं उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी डिलीवरी और लेबर की कंडीशंस क्या होंगी। वी सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरएक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। हमने पाया कि ये जो एमएनसीज हैं ये अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती हैं लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करके वर्ल्ड की हर एक कंट्री के साथ जहाँ पे वो चीज़ें उनको चीप मिलती हैं। वो किस प्रकार ये एमएनसी स्प्रेड करती हैं अपने आप को, बताया गया है बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज के साथ एक तो पार्टनरशिप कर लेती है, क्या करके, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। वो लोकल कंपनीज को सप्लाईज दे के सामान की पूर्ति करके, और बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज, और जो लोकल कंपनीज है उनके साथ कंपटीशन करके, और बाइंग दैम, और उनको खरीद कर। ये एमएनसीज हैं, इनका मार्केट के ऊपर गहरा प्रभाव होता है और इस प्रकार वो जो लोकल कंपनीज होती हैं वहाँ की उनको खरीद लेती हैं कैसे भी करके और बाद में उससे प्रॉफिट अर्न करती हैं। आई होप आप बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया हो तो मुझे प्लीज़ पक्का बताइएगा। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, आपको पढ़ाऊँगी। तब तक इतना पढ़िए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय। और टेंशन मत लीजिए बच्चे। बाय।